हेलो एवरीवन। सो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है? हम लोग देखे कि अगर एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, 20 वोल्ट का बैटरी से, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, राइट। इतना हम लोगों को पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम लोगों ने डिराइव किया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन, मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे, वो वेलोसिटी क्या होगा? हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? सबसे पहले नाम क्या है? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं उस वेलोसिटी को कहते हैं एग्जैक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं, वो क्या था? ई टाउ बाय एम, राइट। जहाँ पे ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर का लेंथ को अगर हम लोग एल बोले, ठीक है, स्मॉल एल, तो हम लोग ई और वी में रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है हम लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। कोई बता पाएगा क्या है? E dot L. ई इक्वल टू वी बाय एल, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, ई इक्वल टू वी बाय एल, ठीक है। और हम लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, राइट। और करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? क्या हम लोगों ने डिराइव किया है? जस्ट हम लोग एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने किया क्या, ठीक है। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे? एन ई ए वी ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था? वी ड्रिफ्ट का वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, राइट। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं आई के एक्सप्रेशन में? तो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? आई और वी आ जाएगा, राइट। एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? आई और वी। कितना पता है? हम लोग किए थे ना। इस वी का, वी ड्रिफ्ट का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो करके देख सकते हैं, राइट। कितना आ जाएगा? वी ड्रिफ्ट में m अपॉन में m l है। वी ड्रिफ्ट में एम अपॉन, अच्छा एम एल है। आप एकदम यस सही सर। बोल रहे हैं, बस आपसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि एम एल तब आएगा जब हम लोग ई का वैल्यू वी के टर्म में लिखेंगे। सो ई इक्वल टू हाँ क्या ओके होता है? ओके ओके वी बाय एल, ठीक है। बी केयरफुल, ओके सॉरी। ओके। तो अगर ये पुट कर दिए, वी ड्रिफ्ट का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो हम लोगों को एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। वी इक्वल टू क्या मिलता है? कोई बता पाएगा? वी इक्वल IR. टू आई आर, यहाँ नहीं, आर क्या है? Resistance. तो पहले तो हम लोगों को मिलता है वी और आई के बीच में एक रिलेशन मिलता है। मेरे ख्याल से जब कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जगह में वी के टर्म्स में लिखेंगे, वी बाय एल, तब हम लोगों को मिलेगा मेरे ख्याल से एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ठीक है। और इस पूरे के पूरे टर्म को कहते हैं आर। इस पूरे के पूरे टर्म को क्या कहते हैं? आर, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या है? मैं यहाँ से डिफाइन करना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस क्या है। सो रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं ना, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। एक बार लिखते हैं, क्योंकि आज के क्लास में डिस्कस किसके बारे में होने वाला है? रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। जो कि पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस को अच्छे से समझे, उसका न्यूमेरिकल किए, रेजिस्टेंस में लेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है ये जाने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लेना है ये हम लोग जाने, लेंथ अलोंग करंट लिया जाता है, ये चीज सारा का सारा चीज डिस्कस हुआ था किससे? क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, राइट।
आज की क्लास में हम लोगों को एक बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में डिस्कस करना है। वो क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आर का एक बार एक्सप्रेशन देखते हैं। आर इक्वल टू क्या है, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ई, ठीक है। ये आर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या है, बोल सकते, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और कैपिटल ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो ये सारा इतना कुछ मिल के कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलता है, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच अ कंडक्टर opposes या obstruct द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि एक कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारा कोलिजन्स होता है, हम लोग सारा का सारा बेसिक पढ़ चुके हैं कि कोलिजन्स के कारण क्या होता है, डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी के कारण होता है, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्ट करना है। एक कंडक्टर नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इतना इजीली उसके अंदर मूव करे, ठीक है। सो रेजिस्टेंस, हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, इसके अंदर रेजिस्टेंस का कम होता है। लेकिन अदर कंडक्टर्स लाइक एल्युमिनियम या उससे भी खराब कंडक्टर अगर ले तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब आज का जो क्लास होने वाला है, ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। सो वही हम लोगों को पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। आज का क्लास का टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में दो ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कंजिक्यूटिव या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, तो क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और सारा का सारा रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज को क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दो टर्म क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये दो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में ये दो टर्म है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई मुझे बता पाएगा रेजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टिविटी क्या था। तो इसका फॉर्मूला हाँ, इस आपको जो दिख रहा है उसमें रेजिस्टिविटी क्या था, मैंने आपको बताया था। सर रेजिस्टिविटी होता है सर रेजिस्टेंस इनटू एम एरिया बाई ऑफ क्रॉस एन। सेक्शन अपॉन एल। हाँ वो भी सर अगर होता है। इस फॉर्मूला फॉर्मूला में पूछ रहे हैं देखिए, तो ये एल एम और ए बाई को रेजिस्टिविटी अगर होगा छोड़ दे, एल और एम ए बाई को अगर छोड़ दे तो एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये आपस में अपने आप में ये कांस्टेंट है ना, एम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और टाउ कांस्टेंट है, ठीक है। टाउ कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, अगर एक टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए और एक फिक्स बैटरी से कनेक्शन हो जाए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सब आपस में कांस्टेंट है, इसे हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है आर, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, एम बाय एन ई स्क्वायर टा, ठीक है। तो एक तरह से तो ये पता चल रहा है कि असल में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हम लोगों को ये पता चला कि असल में रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और क्योंकि रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल का प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी बताता है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करेगा ये चीज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों को एक चीज जो सीखना है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी लेट सपोज बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सबसे पहले देखिए दो एक्सप्रेशन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो दो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, एम एल बाय एम ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, सब का सब टर्म का मीनिंग आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, और यहाँ से एल और ए को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग दो चीज पे ध्यान देंगे, पहला है एन और दूसरा क्या है टाउ, क्योंकि ये दो क्वांटिटी ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? सोच के बताइए। नहीं। नो सर। क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नो सर। यस, क्योंकि मास और चार्ज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो दो टर्म क्या क्या बचा इसमें, एन बचा और टाउ बचा, तो ये दो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं एक बार एन को डिफाइन करना चाहूंगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ध्यान रहे, स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर कोई ये रट के आया है कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसे नंबर ऑफ, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर बहुत ही करीब करीब इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तब स्मॉल एन का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि यूनिट वॉल्यूम में अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मतलब कि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने लगे, तब स्मॉल एन का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम रहे, तब स्मॉल एन का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो एन को तो इस तरह से डिफाइन किया गया। टाउ क्या है, टाउ क्या है, ये तो एवरेज है ना, टाउ को मैंने कहा था, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा, तो उनका एवरेज निकालेंगे, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 टाउ एन डिवाइडेड बाय एन। ये जो टर्म है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये सारा चीज डिस्कशन हो चुका है, राइट? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, तो अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग भी है। टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, इसका क्या मतलब है, एक कंडक्टर है ऑलरेडी बैटरी से कनेक्टेड है, वी वोल्ट का बैटरी है वगैरह वगैरह, सब कुछ पता है हम लोगों को। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा।
राइट। ये सारी चीज हम लोगों को कहानी पता, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर पे था, मान लो टी। अब टेम्परेचर को बढ़ा के टी प्लस डी टी कर दिया, ठीक है, मतलब डी टी अमाउंट का टेम्परेचर बढ़ गया। तब क्या होगा, दो घटना एक साथ घटेगा, ठीक है, दो घटना एक साथ घटेगा। एक साइड इधर से हम लोग चलते, एक साइड इधर से चलते हैं, ठीक है। और जो डोमिनेंट होगा वही रिजल्ट को बनाएगा, ठीक है, मतलब कि वही डिसाइड करेगा एक्चुअल में रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। हम लोग फिक्स कर लिए कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर हम लोगों को आंसर पता चल जाए कि अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, तो डिक्रीज करेंगे तो उसका उल्टा होना चाहिए, राइट, अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सबसे पहला चीज होगा वो क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे आप तो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। क्या इसका मतलब है, बता पाएगा कोई? कुछ कुछ केमिस्ट्री का टर्म है ना, आयोनाइजेशन ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज होंगे, आयन से टूटेंगे। इसका मतलब, यस आप करेक्ट हो। इसका मतलब क्या है पता है, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो यहाँ था ऑलरेडी, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स था, इससे निचले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण एनर्जी लेके ये अपने हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। ये सब केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि नहीं? ये क्या करेंगे, अपने हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। बोर्स ने यही मॉडल बताया था ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये सारा चीज सीखे थे। और उसके बाद अगर एनर्जी वो लूज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेंगे। ये सब भी फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का कुछ है, इसलिए हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते। जब मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पे और ज्यादा डेप्थ पर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना समझ के रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, नंबर डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसका मतलब नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि रो नंबर डेंसिटी से कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इन्वर्सली। इनवर्सली। इनवर्सली। तो हम लोगों को एक बात पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो नंबर डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। सो यहाँ से रेजिस्टिविटी घट जाएगा, और रेजिस्टिविटी का घटना मतलब रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घटेगा। लेकिन ये एक साइड का स्टोरी है, ठीक है। एक और चीज साथ ही साथ में होगा, ठीक है। ये एक साइड समझ में आया कि अगर n के तरफ से हम लोग जाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही घटेगा। मतलब एक तरह से तो हम लोगों को आइडिया मिलना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस घटे। लेकिन रेजिस्टेंस घटता है कि नहीं, हम लोग इससे कंक्लूजन नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, सिर्फ n नहीं है, टाउ भी है, इसे भी देखना होगा। तो चलते हैं दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, एग्री और नॉट? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे। इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, इसका मतलब क्या बढ़ेगा एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, राइट, समझे? सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा मतलब बहुत सारा कोलिजन्स होने लगेगा, और ज्यादा कोलिजन्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाए तो रिलैक्सेशन टाइम में कैसा चेंजेस आएगा, टाउ क्या होगा? अगर कोलिजन बहुत जल्दी 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 हो रहा है तो टाइम क्या होगा, रिलैक्स करने का टाइम इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, टाउ डिक्रीज हो जाएगा। टाउ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो रिलैक्सेशन टाइम है
वो डिक्रीज हो जाए। अब यहाँ से फिर से एक बार बताइए कि रो टाउ पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली डिपेंड करता है। इनवर्सली। और रिलैक्सेशन टाइम अगर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करो तो एन वाला फैक्टर बताता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का बात करते हैं। आप समझ लेना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सिमिलर टाइप से बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। राइट, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है अगर एन की तरफ से देखो। और टाउ की तरफ से देखो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो असल में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये कैसे अब डिसाइड किया एक्सक्यूज जाए? मी सर। यस बताइए। सर जो आयनाइजेशन वाला है, हाँ हाँ, उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज हुआ? एटम्स के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, एग्री और नॉट? यस सर। लेकिन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो में मदद नहीं करता है। करंट का फ्लो कंडक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, एग्री? यस सर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, एग्री? यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उससे पहले वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप टेम्परेचर देते हो, ठीक है, तो वो अपने अंदर एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एनर्जी को इंक्रीज करेगा। एनर्जी को इंक्रीज करके वो अपने से जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता है ना, तो जो ऑर्बिट है हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी है। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी है, राइट? तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है। अगर एनर्जी को इंक्रीज कर दो तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे नहीं रह पाए, तब वो कहाँ जाएगा, अपने से हाइयर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था ये सब आउटर मोस्ट में चला गया, मतलब अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। और जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर है, राइट? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है मतलब नंबर डेंसिटी बढ़। ओके सर। सर टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? ये सर सारा एकदम मॉलिक्यूल लेवल का बात है। टेम्परेचर बढ़ने से जनरली एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, ये पता है। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्यों मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर जो एटम्स होता है ना, एटम्स अपने सारा का सारा एटम क्या हो जाता है, एनर्जी पोजेस करने लगता है। और सारा का सारा एटम किस फॉर्म का एनर्जी पोजेस करता है पता है? इसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब सारा का सारा एटम एक तरह से समझ लो कि वाइब्रेट करने लग रहा है, राइट? अब एटम अगर वाइब्रेशनल एनर्जी पोजेस कर लिया है, इसका मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी अपना एनर्जी बढ़ा लेता है। क्योंकि एटम का एनर्जी बढ़ा है, इसका मतलब कि एटम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी का तो एनर्जी एक्चुअल में बढ़ा है, राइट? समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ये हम लोग क्लास 11th में हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में भी देखे थे। ओके, तो जहाँ पे मैं बता रहा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एक साइड से रेजिस्टेंस घट रहा है, दूसरे साइड से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? एन डोमिनेटिंग फैक्टर अगर होगा, अगर एन जीतेगा तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए। अगर टाउ डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, टाउ अगर जीतेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो असल में रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से देखना होगा कि कहाँ पे एन का बढ़ना या घटना एक इम्पोर्टेंस रख रहा है और कहाँ पे टाउ का बढ़ना या घटना, या इस तरह से सोचे कि किस कंडीशन में एन का बढ़ना या घटना इम्पोर्टेंस रख रहा है और किस कंडीशन में एन का बढ़ जाना या घट जाना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला देखेंगे कंडक्टर्स के लिए,
पहला देखेंगे कंडक्टर्स के लिए और दूसरा देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। दोनों मेरे ख्याल से अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स के पास रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारा आयन है, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लगभग सीयू के लिए मैंने बताया था ना, सीयू के लिए रूम टेम्परेचर पे ही कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻29, राइट। अब ये इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कंडक्टर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। इसका मतलब कि कंडक्टर्स के लिए अगर कितना है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 29, ठीक है, 10⁻29, इतना सारा कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कंडक्टर का, ठीक है, अब अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उससे कुछ n बढ़ ही जा रहा है, मे बी 100 बढ़ गया या 1000 बढ़ गया या 10⁵, 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये इस क्वांटिटी को, इस नंबर को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला। एग्री और नॉट? सोच के देखिए। यस सर, एग्री। कंडक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो n का वैल्यू बढ़ना, या n का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जा रहा है, राइट। तो n का बढ़ना बहुत ज्यादा इफेक्ट कंडक्टर को नहीं पहुंचाएगा, राइट। तो ये वाला फैक्टर कंडक्टर के लिए डोमिनेटिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 100 ऑलरेडी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 100, 1000, लाख, 2,00,000 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ भी जाए तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 10 के बाद जब 29 जीरो लगाओगे आप, 10 के बाद जब 29 जीरो लगाओगे और उसमें अगर कुछ ऐड भी कर दो, एक सेकेंड रुकिए। यस, सो ऑलरेडी कंडक्टर्स के लिए क्योंकि n का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये वाला फैक्टर कंडक्टर्स के लिए डोमिनेटिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी जाए। इसलिए मेन फैक्टर क्या है, टाउ है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ का वैल्यू बढ़ जा रहा है, जो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और टाउ का टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ का वैल्यू घट जा रहा था और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जा रहा था, राइट। तो ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टर्स के लिए क्योंकि n का वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से n का वैल्यू बढ़ भी जाए तो उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे? ये वाला। इसका मतलब ये फैक्टर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, राइट। सो यही वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। तो कंडक्टर्स के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगर डबल हो जाए तो सी, कंडक्टर्स के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स है ना, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका डबल करने के लिए आपको टेम्परेचर इतना ह्यूज बढ़ाना होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उतना ह्यूज टेम्परेचर बढ़ाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास 20 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर था, हम लोग 40 डिग्री कर देंगे या 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। लेकिन टेम्परेचर, ये हर एक कंडक्टर का एक मेल्टिंग पॉइंट भी तो होता है, राइट। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर को बढ़ा के ऐसा बढ़ा देंगे कि कंडक्टर लिक्विफाई हो जाए, मेल्ट कर जाए, ठीक है। हम लोगों के पास एक लिमिट है, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, राइट। सो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज लाने के लिए n में कंडक्टर्स के लिए, राइट, बहुत ह्यूज टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उतना बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, बियॉन्ड विच वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे तो वो जरूर से पूछेगा, एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो जरूर से पूछेगा कि कंडक्टर्स के लिए, राइट, वो स्पेसिफाई कर देगा कि अगर कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है। तो आपको बोलना होगा कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। याद रहेगा? क्लियर है? तो एक बार रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला अभी? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाए। ओके। ओके, तो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स मतलब आप लोग जानते हो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब कि ये करंट को कंडक्ट करने देगा लेकिन कुछ कंडीशंस पे कंडक्ट करने देगा। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन तो टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर पे हो सकता है कि कंडक्ट करने दे, कुछ टेम्परेचर पे ना दे, और भी सारा रीजन है। लेकिन सेमीकंडक्टर नाम का आपका एक चैप्टर है जो आप लोगों को क्लास 12 के एंड में पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट ये जान के रखो कि रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स के पास स्मॉल एन का वैल्यू बहुत कम होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, राइट। ओके, सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा केमिस्ट्री से। 10 to 0, हाँ, नेग्लिजिबल मतलब वही होता है, लेकिन कुछ होता ही होगा ऐसा, जीरो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एकदम से जीरो हो जाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू तो वो तो इंसुलेटर हम लोग कहते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर्स मतलब एन का वैल्यू बहुत कम होगा, ये इस तरह से आप समझ के रखिए। सो अगर किसी, हम लोग अब किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए रूम टेम्परेचर पे एन का वैल्यू बहुत कम है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा और ये इफेक्टिव होगा। कंडक्टर के लिए उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा ऑलरेडी था, लेकिन क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के पास नहीं है इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, रूम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन का वैल्यू बढ़ेगा और ये सेमीकंडक्टर्स को इफेक्ट करेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। इस बार ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, मतलब सेमी कंडक्टर्स के लिए ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए क्योंकि उनके पास नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है रूम टेम्परेचर पे, इंक्रीज इन एन सिग्निफिकेंट हो जाता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एन का वैल्यू बढ़ेगा। अब ये सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ऑलरेडी इसके पास उतना ज्यादा नहीं था, राइट, बहुत कम था, थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू लाएगा, राइट। जैसे ऑलरेडी मान लो सपोज करो 5 था और 15 बढ़ गया तो टोटल 20 हो गया, राइट। तो ये दिखाई दे रहा है, अब ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन 10⁻29 में अगर 15 ऐड कर दो तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नियरली इक्वल टू 10⁻29 ही है। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर के लिए आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी घटेगा। ठीक है, कैसे पता चला? असल में तो हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये सारा रिजल्ट किससे पता चला है? बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कर करके ऑलरेडी देख लिया जा चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। कैसे पता चला होगा? एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, कॉपर को लेके और सिलिकॉन को लेके दोनों का टेम्परेचर बढ़ा के देखा गया होगा। कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, सिलिकॉन का रेजिस्टेंस घट गया होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो ये बढ़ा या घटा ये तो रिजल्ट है, राइट। अंदर में उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा वो सारा चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ग्राफ पूछ ले, ये पूछता नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है कि कॉपर के लिए जो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऑब्वियसली ये ग्राफ कैसे मिला? ग्राफ हम लोगों को मिलता कैसे है पता है? मेनली एक्सपेरिमेंट से मिलता है ग्राफ। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर
का जो ग्राफ है, ठीक है, वो कैसा जा रहा है कॉपर के लिए, कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे मिला होगा, मान लो एक टेम्परेचर लिया गया, उस पर वो रेजिस्टेंस कॉपर का रेजिस्टेंस दिया था, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस ये है, टेम्परेचर को फिर बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस ये है, टेम्परेचर को फिर बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस ये है, मतलब बहुत सारा आपको वैल्यूज मिला। अब ये वैल्यूज को एक्स और वाई एक्सिस में पुट कर दीजिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा, कुछ पॉइंट मिले ऐसे ऐसे ऐसे, सारा पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये ग्राफ क्लियर है। तो कंडक्टर के लिए याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और टेम्परेचर घटाए तो रेजिस्टेंस घट गया। सेमीकंडक्टर्स के लिए उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर घटाया जाए तब उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सर यस बताइए। सर, तो फिर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली हाँ। ओके ओके, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर आप एक वायर ले लिए, ठीक है, और इसका को बाहर से ही आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आप जैसे ही इस पे मतलब इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप ना चाहते हुए भी आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। क्यों, कोई बता पाएगा। आप चाहो ना चाहो, अगर एक कॉपर वायर ले लो और उसे बैटरी से कनेक्ट करो तो कॉपर वायर गर्म होने लगेगा। रीजन पता है किसी को? सर हीट एनर्जी दे देते एग्जैक्टली क्योंकि आई अमाउंट का अगर करंट इससे पास कर रहा है टी टाइम तक और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो हीट इसके अंदर डेवलप होता है आई स्क्वायर आर टी। अगेन ये कैसे पता चला, ये जूल्स लॉ, ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला है, राइट। सो कंडक्टर का टेम्परेचर जो है, आप अगर उसे कंडक्टर में करंट का फ्लो करवाओगे तो टेम्परेचर ऑलरेडी कंडक्टर का बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखा ये गया कि मान लो कि आपको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में आप वी और आई से रिलेटेड कुछ खेल खेलना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो कैसा रिलेट, मतलब कैसे रिलेटेड है वगैरह वगैरह, ठीक है, या आप कोई भी एक नॉर्मल सा कंडक्टिंग वायर पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो और आपको ये कंडीशन दिया है रहे, ठीक है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तभी तो आप V और I को देख सकते हो और आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, राइट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, राइट। और अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट ना हो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होने लगेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू जब चेंज होने लगेगा तो V का भी वैल्यू चेंज होने लगेगा। अब तक तो आप जान ही चुके हो V इक्वल टू आई आर, तो V का वैल्यू चेंज होने लगेगा क्योंकि V इक्वल टू आई आर है और R किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। क्लियर है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो वो अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है और आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो सच दैट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो एक आपके लिए बहुत दुविधा का बात है कि ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि आप अगर एक वायर में जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे तो ये ऑलरेडी अपना टेम्परेचर क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये कुछ ना कुछ हीट डेवलप करते जाएगा और अपना वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से करने के लिए एक ऐसा एलॉय बनाया गया जानबूझ के, ठीक है। उन लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना एक ऐसा, अब कंडक्टर बनाना तो पॉसिबल नहीं, कंडक्टर तो ऑलरेडी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, और सभी का सभी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, कंडक्टर्स को मिक्स करना स्टार्ट किए, ठीक है, और कंडक्टर को मिक्स करके, कंडक्टर्स को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है, पता है। तो वो लोग क्या किए, एलॉय बनाना स्टार्ट किया, और वो लोगों का टारगेट ये था कि हम एक ऐसा एलॉय बनाते जो टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज ना करे, तो उन एलॉयज के साथ एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता, राइट। तो उन्होंने ऐसा एलॉयज बनाया, और कुछ एलॉयज है जिनका नाम है, जैसे नाइक्रोम का नाम सुना होगा,
नाइक्रोम का जो वायर होता है वो टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है, कुछ हद तक। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो एलॉयज भी क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस चेंज करने लगेगा, राइट। ये सब चीज देखा गया है, ठीक है। जैसे कि नाइक्रोम का वायर है और एक है मैंगनीन, ठीक है, नाइक्रोम, मैंगनीन, एक और है कॉन्स्टेंटिन। क्या ये सब नाम सुना है आपने? नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन, ये सारा एलॉय है जो, अच्छा नाइक्रोम सुना है, ठीक है, बाकी दो आप अभी सुन लो, ठीक है। ये सारा एलॉय है जिनके केस में टेम्परेचर आप अगर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लगभग अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है, लगभग अनअफेक्टेड रहता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखिए एकदम कांस्टेंट है। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर ये भी अपना प्रॉपर्टी चेंज करने लगता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करते हो, मे बी 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद अगर बढ़ेगा भी तो 25 से 30, 40, 50, 60 ऐसे होगा, राइट। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तो नहीं पहुंच जाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करें। तो उन एक्सपेरिमेंट के लिए ये सारा एलॉयज काफी हद तक अच्छा साबित हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ऐसे होल, क्या मैंने बताया कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और कुछ एलॉयज है जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ अनअफेक्टेड रहता है, मतलब कि लगभग इक्वल ही रहता है। क्या ये तीन बात क्लियर है, याद रहेगा? ये इंक्रीज किसके लिए कंडक्ट करता है, कंडक्टर के लिए, डिक्रीज किसके लिए करता है, सेमीकंडक्टर के लिए, और लगभग अनअफेक्टेड रहता है या सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है किसके लिए, एलॉयज के लिए। अच्छा, हर एक एलॉयज के लिए नहीं, ठीक है, हर एक, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एलॉय बना दिए और वो टेम्परेचर के साथ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा, ठीक है। कभी कभी आप ही लोग में से कोई उठ जाते बोलते सर आपने तो कहा था कि एलॉय के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा कुछ एलॉयज है, यहाँ देखिए, फॉर सम एलॉय, ठीक है, लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, ये सारा एलॉय के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप कोई सा भी एलॉय लेके आओ और वो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए, नहीं, ठीक है, क्लियर है? अभी तक जो भी बात मैंने कहा क्या क्लियर है, बताइए। तो एक बार मैं Yes, फिर sir. से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर आप अगर घटा रहे हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर इतना इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मॉडर्न डिवाइस, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितना भी अभी आ रहा है, वो आपका मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा रोल है कि आप सोच भी नहीं, बहुत बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर का। इसलिए क्लास 12 में हम लोगों को डिस्कस करना है इन डिटेल, सारा का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे टेम्परेचर, वहां पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे एक अलग तरह से डिस्कस करेंगे, और सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए आप थोड़ा एक्साइटेड रहिए, जब सीखेंगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है, जैसे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा ये सब पढ़े हैं ना क्लास 11 में, ये क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़े थे ना हम लोग, जब हम लोग थर्मल इफेक्ट पढ़ रहे थे, राइट। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11 में? हीट एंड टेम्परेचर के, हीट एंड टेम्परेचर के जस्ट बाद जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ये अल्फा था, क्या था, कोई, अच्छा हाँ, थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे, ठीक है।
हीट एंड टेम्परेचर के बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन एक चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होता था हम लोग अल्फा बीटा गामा पढ़ते थे, राइट। हम लोगों को ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से एक रॉड का लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटने से रॉड का लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो ऑब्वियसली अलग अलग रॉड के लिए ये इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। अलग अलग लेंथ के लिए ये इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कौन सा क्वांटिटी बताएगा, ये कौन सा क्वांटिटी बताएगा, ये बताता था अल्फा, ठीक है, ये बताता था अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर डिफाइन किए हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, मान लिया आर नॉट, ठीक है, कौन सा टेम्परेचर पे, टी नॉट टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग चेंज आएगा। मेरे ख्याल से एक नंबर वाला एग्जांपल देना ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या है, 10 है, ठीक है। सो 25 से 20 या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना चाहिए, राइट। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अमन सर, आर यू देयर? प्लीज लॉग द मीटिंग, अमन सर। ओके, तो मीटिंग लॉक हो गया है। हम लोगों के क्लास में मोनालिसा और कौन कौन आ जा रहा है पता नहीं, तो आई होप अब नहीं आना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक कंडक्टर का टेम्परेचर आप 25 से 30 किए, रेजिस्टेंस मान लो 10 से 12 हुआ या 10 से 13 हुआ, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, मेरे ख्याल से तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कौन सा आप कंडक्टर लिए हो, राइट, कौन सा आप कंडक्टर लिए हो उस पर डिपेंड करेगा ना। तो कोई एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो बता पाए कि अच्छा इस कंडक्टर के लिए इस हिसाब से, मतलब इस तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और इस कंडक्टर के लिए ऐसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे कि रॉड के लिए हम लोग समझे थे, वहां पे डिफाइन किए थे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो अल्फा वहां पे बताता था कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा है। इसका मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो अलग अलग लेंथ में चेंज आ रहा है। उसी तरह से अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग इंक्रीज होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही है, कॉपर का लो, एल्युमिनियम का लो, एजी का लो, ठीक है, ये तीन अलग अलग कंडक्टर है ना, सभी का इंक्रीज होगा, नो डाउट, ठीक है, सभी का इंक्रीज होगा। लेकिन मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर मान लो ये सबका कुछ ना कुछ था, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या सबका सेम होगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ते आए। रेजिस्टेंस बढ़ने का रीजन क्या है, एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाना या रिलैक्सेशन टाइम का घट जाना, ये सारा रीजन। और क्योंकि कॉपर में, एल्युमिनियम में और एजी में, सिल्वर में क्या होता है, अलग अलग एन का वैल्यू होता है, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग तरह से बढ़ेगा। तो एक टर्म चाहिए था जो डिफाइन कर सके किस मटेरियल में कैसा चेंजेस आएगा, वो टर्म है अल्फा। और यहाँ पे अल्फा डिफाइंड है
यहाँ पे अल्फा डिफाइंड है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छे से समझना है कि अल्फा को किस तरह से डिफाइन किया गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों अल्फा के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने जाना कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन हर एक कंडक्टर का तो अलग अलग इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो बता सके कि किस कंडक्टर का कैसा चेंजेस आएगा, राइट। तो वो टर्म है अल्फा, ठीक है। सो अल्फा को किस तरह से हम लोग लेके आए, ये समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। मतलब रियल में नहीं, वर्चुअल में, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, हम लोग जस्ट स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो देखिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, एक कंडक्टिंग वायर लिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक कंडक्टिंग वायर लिए और उस कंडक्टिंग वायर को टी नॉट टेम्परेचर पे रखिए और चेक किए उसका रेजिस्टेंस क्या था, आर नॉट था, ठीक है। अब टेम्परेचर को बढ़ाए है, इंक्रीज किए, मतलब कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, ठीक है। या अभी के लिए जस्ट चीज याद रखिए कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये चेंज क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। डेल्टा टी का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, डेल्टा टी का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर घटा होगा। तो रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आया, आर नॉट प्लस डेल्टा आर आया, ठीक है। अगेन अब ये डेल्टा आर भी क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस घटा होगा। तो चेंज के फॉर्म में पढ़ रहे, मतलब एकदम केस को हम लोग जनरलाइज कर दिए, ठीक है। एकदम जनरल वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो देखा ये गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि हम लोग किए क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज किए टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा टी या डी टी। तो देखे ये कि आर नॉट भी चेंज हो गया, कहाँ से, आर नॉट से आर नॉट प्लस डेल्टा आर, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किए कि जो ये डेल्टा आर का वैल्यू है, चेंज इन रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये डी आर का या चेंज इन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो ये डिपेंड कर रहा है डी टी पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। dt का वैल्यू मतलब चेंज 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा, ये dr का वैल्यू डिपेंड कर रहा था इनिशियल रेजिस्टेंस पे। dr का वैल्यू जो डिपेंड कर रहा था वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। ये दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो आप लोग जान चुके हो, ठीक है। क्लास 11 में बहुत सारा ऐसे कराया गया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z implies that x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y into z। क्लियर है। तो उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को करा एक्सपेरिमेंट में कि डी आर का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डी टी से और डी आर का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर नॉट से, ठीक है। सो डी आर का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट डी टी से, कंबाइन कर लिए, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, राइट। और ये कांस्टेंट का नाम है अल्फा। ये कांस्टेंट का नाम क्या है, अल्फा है, ठीक है। सो डी आर इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला, अल्फा आर नॉट डी टी। डी आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डी टी, ठीक है। और जहां पे अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो 100% ट्रू है, लेकिन आपके बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आपके बुक में जो फॉर्मूला है वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये 100% वैलिड है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से लेके आए, ठीक है। आपके बुक में जो फॉर्मूला है वो हम लोग इंटीग्रेट करके डिराइव करेंगे, ठीक है। क्लियर है। मतलब छोटे से चेंज इन टेम्परेचर, dt चेंज इन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस का चेंज कैसा है, dr है, ठीक है, dr है। और अगर हम लोगों को टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए,
अगर हम लोगों को टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले अल्फा को डिफाइन कर ले, ठीक है। क्या कोई तरीका है जो इस एक्सप्रेशन से हम लोग डिफाइन कर पाए अल्फा क्या है? कोई कोशिश करना चाहेगा? सर dr by r naught dt। यस, अल्फा इक्वल टू क्या है? डी आर बाय आर नॉट इंटू डी टी। लेकिन हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज, मतलब जो पहले वाला आर नॉट जो था वो 30 हो और जो dt है वो भी यूनिट कह सकते हैं इसे। हाँ कह सकते हैं। अगर डी टी, ध्यान से देखिए, अगर डी टी यूनिट हो, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर अगर यूनिट है, इसका क्या मतलब है? अगर 25 डिग्री सेल्सियस था तो अब 26 डिग्री किया गया है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस था तो अब 31 डिग्री सेल्सियस किया गया है। मतलब फॉर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। या राइज की जगह में आप डायरेक्ट ये बोलिए, फॉर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जितना फ्रैक्शन में चेंज होता है वो है अल्फा। तो अगर किसी को लिखना है, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, सो temperature coefficient of resistance is defined as the fractional change in resistance for unit degree rise or fall in temperature। ऐसे लिख सकते हैं, temperature coefficient of resistance अगर कोई लिखना चाह रहा है तो temperature coefficient of resistance is defined as the fractional change in resistance for unit degree change in temperature। चेंज के बारे में बोल रहा है, मतलब इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है? डी आर बाय आर क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। सो पर डिग्री राइज या फॉल इन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस कितना राइज या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ये बताता है अल्फा। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको dt क्या है? dt चेंज इन टेम्परेचर है, छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर, एकदम माइनोर, काफी छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि अच्छा सर ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसे तो यूनिटी कर दिए, 1 कर दिए। तो जैसे कॉपर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा है, या गोल्ड का कंडक्टर लेके उस पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए, या सिल्वर के लिए 1 डिग्री बढ़ाया जाए, सबके लिए तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। द आंसर इज यस। हर एक कंडक्टर के लिए पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इसलिए हर एक कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा। एग्री और नॉट? क्या बिना इंटीग्रेट किए हमें टोटल मिलेगा? नहीं, टोटल के लिए तो हम लोग तो छोटा सा वैल्यू के लिए ये देखे ना, डी आर काफी छोटा इंक्रीज किया टेम्परेचर में, ठीक है। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अल्फा का जो वैल्यू है ना, ये इटसेल्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी जैसे गोल्ड के लिए मान लो सिल्वर के लिए ये देखा गया है, सिल्वर के लिए अल्फा का वैल्यू होता है 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, 3.8 इंटू 10⁻³ कोई इसका ये बता पाएगा यूनिट? इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, सिर्फ पर डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि डी आर बाय आर, ओम डिवाइडेड बाय ओम कैंसिल हो जाए, डिवाइडेड बाय डी टी, डी टी केल्विन या टेम्परेचर, राइट। तो देखा गया सिल्वर के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है ये 3.8 इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये सेल्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी हम लोगों को नहीं करना है। मे भी आप लोगों में से जो लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे, जो लोग फिजिक्स को आगे लेके पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने तो पढ़ा,
अल्फा का वैल्यू कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, काफी डिटेल, लेकिन उतना आपके सिलेबस में नहीं है जितना, तो इसलिए मुझे उतना बताने का जरूरत नहीं है। जस्ट आप ये जान के रखिए कि अल्फा का वैल्यू भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, अल्फा को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम अल्फा इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर एज्यूम नहीं करोगे ना तो ये इंटीग्रेशन में परेशानी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, दोनों साइड इंटीग्रेट जब करेंगे और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या पुट करेंगे, जब टेम्परेचर टी नॉट था तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर नॉट था, टेम्परेचर के रेजिस्टेंस भी बढ़ के आर हो गया। क्या ये लिमिट क्लियर है? लोअर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ, अपर लिमिट को अपर लिमिट के साथ सोचिए। टेम्परेचर जब टी नॉट था तो रेजिस्टेंस आर नॉट था, टेम्परेचर जब टी हो गया तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, वो आर हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अल्फा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर इससे अल्फा को टेम्परेचर डिपेंडेंट माने तो क्या ये, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर माने और यहाँ पे इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, टेम्परेचर को कर रहे हैं, तो अल्फा बाहर नहीं जा पाएगा, राइट, मतलब इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा। इसलिए आपके सिलेबस पे क्या माना गया, एज्यूम अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ही आप अल्फा को कांस्टेंट माने, अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, आर नॉट भी इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का होगा, टी नॉट से टी तक, ठीक है, टी नॉट से टी तक। तो ये एक एजम्पशन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये एक एक्सप्रेशन है जो 100% ट्रू है, ठीक है। इवन अच्छे अच्छे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या जेईई मेन के एग्जाम में इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आने का चांसेस है। आपको इंटीग्रेशन में वहाँ अल्फा का वैल्यू दे देगा, मे बी टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा कुछ। तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली बोर्ड लेवल एग्जाम में आपका जस्ट ये एक्सप्रेशन से सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग अल्फा को कांस्टेंट माने, अल्फा आर नॉट बाहर गया, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट कर दिए, किससे कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से t तक, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे t माइनस टी नॉट, और इधर क्या हुआ, dr का इंटीग्रेशन r लिमिट पुट कर दिए कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से आर तक। तो आंसर क्या मिला, आर माइनस आर नॉट। क्लियर है, आर माइनस आर नॉट। सो फाइनली हम लोगों को मिला, ये आर नॉट को अगर उधर भेजेंगे तो आर नॉट कॉमन हो जाएगा और हम लोगों को एक्सप्रेशन मिलेगा आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है। और अगर आप चाहो तो अल्फा को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, सेम चीज आएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी नॉट। तो यही तो है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आर माइनस आर नॉट क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय आर नॉट क्या, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बता सकते हैं ना, और ये क्या है, टेम्परेचर। सो आई होप आपने लिख लिया होगा अल्फा का डेफिनेशन, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशन तक क्लियर है ना, बताइए। जस्ट इसे Yes, sir. इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम लोगों को ये मिलेगा। इस पे सवाल आते हैं बोर्ड लेवल में, ठीक है। मतलब कि अच्छा, आप चाहो तो एक क्वेश्चन भी कर सकते, थोड़ी देर में कराते हैं, ठीक है। आर की जगह में रो एल बाई ए लिख सकते, और आर नॉट की जगह में रो नॉट एल बाई ए लिख रहे हैं, ठीक है। एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एल और ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी एक एजम्पशन है, और ये एजम्पशन मानेंगे तब हम लोग रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी का
क्या रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो एजम्पशन जान के चलिए, यहाँ पे L बाय ए है और यहाँ पे भी L बाय ए है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर लेंथ और एरिया को चेंज होने नहीं दे रहे हैं, हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तभी हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर प्लीज ये म्यूट कर लीजिए। ओके तो ये जब एक्सप्रेशन में पुट करेंगे आर का वैल्यू और यहाँ से आर नॉट का वैल्यू, तो एल बाई ए कैंसिल हो जाएगा और रो के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा और लगभग सेम ही फॉर्मूला दिखाई दे, आर के जगह में जस्ट रो है। सो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। अब क्वेश्चन अगर इस पे आए या इस पे आए आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो कि एक सिल्वर का कंडक्टर है, ठीक है। एक सिल्वर का कंडक्टर है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस किया गया है, ठीक है। मतलब इस कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाया गया है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर सिल्वर के लिए, और इसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस जब 25 डिग्री सेल्सियस था तो ये 1 ओम है, ठीक है, ये गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर कितना है, 1 ओम है। एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं, क्वेश्चन जल्दी से आप लिख सकते हो। 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सिल्वर के कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है, ठीक है। जब टेम्परेचर को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस किया गया है तो आपको बताना है कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू कितना होगा, ये आर नॉट का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर सिल्वर के लिए तो अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हाँ सिल्वर के लिए अल्फा का वैल्यू गिवन है, ये होता है 3.4 इंटू 10 टू लगभग, मतलब लगभग ये इतना होता है 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। तो कैसे करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखिए 35 माइनस 25, 35 माइनस 25, तो ये डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 10 है। अल्फा का वैल्यू जो गिवन है वो है, आर नॉट का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो आर का वैल्यू नहीं निकालोगे आप, वैसे निकालेंगे 4.4 into 10 to the power तो minus बोर्ड में एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो सिल्वर की जगह गोल्ड दे दे या कॉपर दे दे और उनका अल्फा का वैल्यू दिया रहा है, ठीक है। इसलिए 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन मैंने जस्ट आपको कोड बताया कि किस तरह से सॉल्व करना है, अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ठीक। ओके अब सवाल आता है कि सर ये अल्फा का वैल्यू जो है हमेशा क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या अल्फा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, सोच के देखिए। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए कि अल्फा का वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, एक चीज आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा या घटा होगा, सोच बड़ा के होगा। बताओ। अगर डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा या घटा होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियसली बढ़ा होगा, तभी ये पॉजिटिव आया, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डिस्कशन किया है आप लोगों के लिए, ये चीज देखिए, पहले ऊपर वाला देखिए, ठीक है। कुछ इस तरह से, अगर डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब डेल्टा आर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप खुद सोचिए कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव है,
तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करने के लिए अल्फा को क्या रहना होगा, पॉजिटिव होना होगा, तभी तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। क्लियर है? एक बार फिर से बताए, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स के लिए बता रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब डेल्टा आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा आर भी पॉजिटिव होगा। ये कब पॉसिबल है कि ये इक्वेशन वैलिड रहे, जब अल्फा का वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग देख सकते हैं या इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ भी सकता है। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा का जस्ट रट नहीं लेना है। ठीक है, इतना लॉजिक से मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप सिंपली रट लो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ और देखो, सीखो, अच्छे से समझो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ। सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, ये पता है ना कि डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा आर नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस घटता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर का, राइट? एग्री? टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, इसका मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा आर ये नेगेटिव होगा। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो राइट हैंड साइड भी एज ए होल क्या है, आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये कब, जहाँ पे डेल्टा टी तो पॉजिटिव है, तो ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सोच के देखिए, थोड़ा सा तो दिमाग यूज करना होगा समझने के लिए। एक बार फिर से बताएं, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा सेमीकंडक्टर का केस में। ठीक है, तो ये इक्वेशन को वैलिड बनाने के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट? तभी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। क्लियर है? सो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव। नाइक्रोम टाइप वायर जो मैंने बताया एलॉय के केस में, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, जीरो। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये था हम लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसमें हम लोग जाने, मेनली हम लोग जाने कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, कब, जब हम लोग कंडक्टर्स का बात करें, और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने से जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स का बात करेंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराना छूट गया था। ठीक है, वो होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। और हम लोग एक शॉर्टकट भी देखे थे कि लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। कैसे शॉर्टकट याद रखे थे कि आर डैश इक्वल टू क्या था, एन स्क्वायर आर था। ये शॉर्टकट याद है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जेई मेन कुछ कौन से ईयर में आया था मुझे नहीं पता, लेकिन ये जेई मेन में आया हुआ है। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। ठीक है, मतलब एक कॉपर वायर को खींचा गया है सच दैट ये इसका लेंथ जो है 0.1% बढ़ जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ है 0.1, ऑप्शन बी क्या है 0.2, ऑप्शन सी क्या है 0.3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कि अगर लेंथ क्या है 0.1% बढ़ जा रहा है तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, बता पाओगे? या सेम रहेगा, नो चेंज, ऑप्शन डी रह सकता है, नो चेंज। तो एक चीज जो हम लोग सीखे थे कि आर इक्वल टू तो क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, राइट? लेकिन हम लोग जानते हैं कि एल को इंक्रीज करोगे तो एरिया भी घटता था। तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा जादू किया जाए सच दैट ये ए पे डिपेंड ही ना करे। तो क्यों ना ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करे,
ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करें तो नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा, और ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम हो जाए। अब देखिए रो कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, एक वायर का रो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर का बात नहीं कर रहा है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, एल स्क्वायर से है। तो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में आप रेजिस्टेंस का ये एरर्स का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, वहां से बोल सकते हैं डेल्टा आर बाय आर इंटू 100% इक्वल टू क्या बोलना होगा, 2 इंटू, ये पावर नीचे आता है ना, 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%। सो ये गिवन है 0.1, राइट। तो डेल्टा आर बाय आर कितना मिलेगा, 2 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.2%। तो ये चीज देख सकते हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा, ये जो सॉल्व किया गया है ये आप एक बार देख लीजिएगा। रेजिस्टेंस को हम लोग रो एल स्क्वायर बाय वी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, ये वाला में, क्योंकि रो और वी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, एरर का, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे नहीं पता एक बार वो क्लास 11th का एरर का कॉन्सेप्ट जाने, उसके बाद उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पूछ सकते हैं क्लास 11, मतलब अमन सर को मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक जानना है, मैं आपको या तो नोट्स भेज दूंगा या आपको समझा दूंगा किसी तरह से, ठीक है। अभी के लिए एक बार जान के रखो कि इससे हम लोग ये फॉर्मूला ला सकते हैं, और ये वाला वैल्यू चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये 0.1। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। क्लियर है, मतलब 0.1% अगर लेंथ लंबा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट चेंज होगा, 0.2। क्लियर है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एनी क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू।